हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, मेरा नाम है जेपी गर्ग और इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे ऑडिट को। डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये कोर्स आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जहां पर ऑडिट से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का हो, यूजीसी नेट का हो या कोई अदर एग्जाम हो, जहां पर भी ऑडिट से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ऑडिट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे अपन बात करें आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की, तो ऑडिट एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है। 40 नंबर के लगभग क्वेश्चंस आएंगे कॉलेज लेक्चरर में ऑडिट के, और छोटा सा सब्जेक्ट है, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। सबसे पहली बात, ऑडिट को हम यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल मैनर में पढ़ने वाले हैं। मतलब मैं डायरेक्टली आपको थ्योरेटिकल चीजें याद नहीं कराऊंगा कि आप ये रट लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ये रट लो। मैं ऑडिट को आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाने वाला हूँ। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि ऑडिट को हम रट लेंगे, कुछ लाइनें याद करा दीजिए, तो आपने गलत कोर्स सेलेक्ट कर लिया है। ऑडिट को हम बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। अगली बात, ऑडिट के अंदर जो अधिकतर हमारा मैटर है, 90% मैटर कहाँ दे रखा है? या तो कंपनीज एक्ट में दे रखा है मैटर, 90% मैटर कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, जैसे अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, वैसे ही ऑडिट के अंदर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं। कहने का मतलब, यदि हमने इन दोनों चीजों को पढ़ लिया, ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ लिए कंपनीज एक्ट 2013 के, और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को पढ़ लिया, तो हमने 90% से भी ज्यादा, यहां तक कि मैं तो कहूंगा 98% ऑडिट को हमने कवर कर लिया है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ऐसे तो एग्जाम में आएंगे नहीं, ऐसे तो एक दो आएंगे। तो वो जो आप बोल रहे हो कि ऐसे तो एक दो आएंगे, वो तो एक दो नंबर पूछे जा रहे हैं। मतलब मैटर तो सारा ऐसे के अंदर ही है। डायरेक्टली ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन कम आएंगे, नंबर कम पूछेगा, लेकिन जो मैटर है, कंटेंट है, वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये हमारी ऑडिट की पहली क्लास है और इसमें मैं आपको पूरा ऑडिट का ओवरव्यू देने वाला हूं। मतलब ऑडिट से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जितने भी टेक्निकल वर्ड्स है, टेक्निकल टर्म्स है, उन सभी की नॉलेज मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। और ये एक छोटा सा अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल वीडियो होने वाला है, और अकेले इस वीडियो से 4 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। इस अकेले वीडियो से क्यों क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताने वाला हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि ऑडिट का वर्ड हमारा कहां से आया। ऑडिट वर्ड एक लेटिन वर्ड ओडायर से आया। एक लेटिन वर्ड है हमारा ओडायर, वहां से हमारा ऑडिट वर्ड आया। उसका मतलब होता है हियर। तो देखो, होता क्या था, पुराने जमाने में जो राजा होता था, वो अपने अकाउंटेंट वगैरह को बोलता था कि क्या हिसाब किताब रहा, क्या हुआ हमारे राज्य में, बताओ। तो वो जो भी अकाउंटेंट खजांची वगैरह था, तो वो सुनाता था राजा को कि महाराज आपके राज्य में ये सब कुछ हो रहा है। तो वहां से हमारा ऑडिट वर्ड बना। लेकिन प्रेजेंट वाली ऑडिट का उस ऑडिट से कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर ऑडिट का मतलब सुनाना नहीं है। फिर भी हमने एक बार देखा कि ऑडिट एक लेटिन वर्ड ओडायर से आया है। ये चीजें आपको याद कर लेनी है। अब अगली बात है, यहां पर देखो ऑडिट की डेफिनेशन दे रखी है। ये डेफिनेशन किसने दी है? सीए इंस्टीट्यूट ने दी है। अगर इस डेफिनेशन को अपन टुकड़ों में नहीं तोड़े, पार्ट में, डायग्राम में डिवाइड नहीं करें, तो पूरी डेफिनेशन देखो, अगर अपन पढ़े तो क्या दे रखी है? ऑडिट इज सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड irrespective of legal form, whether or not profit oriented, with objective to give opinion whether financial statement present true and fair view। अब देखो, ऑडिट के बारे में मैं आपको दो प्रकार के नोट्स देने वाला हूं। एक तो मैं आपको पीडीएफ फाइल देने वाला हूं, ये वाली जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें डायग्राम वगैरह बने हुए हैं, ये वाली पीडीएफ फाइल देने वाला हूं। और चैप्टर वाइज डिवाइडेड रहेगी, बहुत सारी पीडीएफ फाइल दूंगा। और एक सिंगल फाइल हैंड रिटन नोट्स वाली देने वाला हूं, जो मैं यहां पर लिखूंगा। जीएसटी में तो मैंने क्या किया था कि एवरी चैप्टर की पीडीएफ फाइल के साथ हैंड रिटन नोट्स अटैच कर दिए थे। लेकिन ऑडिट में एवरी चैप्टर की पीडीएफ फाइल मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, और सभी चैप्टर की हैंड रिटन नोट्स एक सिंगल फाइल में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हर चीज का कुछ ना कुछ लॉजिक है।
जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाए, उस हिसाब से काम किया गया है। तो मैं आपको हैंड रिटन वाले नोट्स की फाइल डेली टेलीग्राम में भेजूँगा और उसमें पूरा मैटर रहेगा। तो लास्ट वाले दिन जो हैंड रिटन वाली फाइल मैं आपको भेजूँगा, उसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का मैटर रहेगा। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंट्रोडक्शन। तो आप मुझे बताते जाइए, मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। बस आपको बताते जाना है। तो ऑडिट वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ऑडिट वर्ड कहाँ से आया? तो मैंने बताया कि ऑडिट वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है। ऑडिट वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है। और क्या लैटिन वर्ड मैंने बताया? लैटिन वर्ड मैंने बताया ओडायर। आपको साथ-साथ बोलते जाना है, इससे आपको याद होता जाएगा। ओडायर से आया है। और उसका मतलब क्या होता है ओडायर का मतलब होता है सुनना। और मैंने आपको बताया पहले जो राजा होता था वो सुनता था, वहां से हमारा ऑडिट बना। अगली बात, ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट है क्या? ऑडिट एक एग्जामिनेशन है। कोई भी आपसे पूछे कि ऑडिट क्या होती है? ऑडिट एक एग्जामिनेशन है, चेकिंग है, अपन चेकिंग करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। किस चीज की चेकिंग करते हैं, किस चीज की एग्जामिनेशन करते हैं? अपन चेकिंग या एग्जामिनेशन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करते हैं। अगली बात, जो ऑडिट होती है वो सिस्टेमेटिक होती है। हर चीज को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल बढ़िया से बताऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं या ऑडिट सिस्टेमेटिक क्यों होती है। एक बार आप देखते जाओ कि ऑडिट क्या होती है, एग्जामिनेशन होती है, चेकिंग होती है, किस चीज की चेकिंग होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है। और कैसी एग्जामिनेशन होती है, सिस्टेमेटिक होती है। और कैसे ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट होगी? ऑडिट केवल कंपनी वगैरह की ही होती है क्या? नहीं, ऑडिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का लीगल फॉर्म कैसा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब कहने का मतलब है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लीगल फॉर्म से हमें कोई भी मतलब नहीं होता कि वो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एचयूएफ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इससे अपन को मतलब नहीं होता। दूसरी बात, इससे भी मतलब नहीं होता वो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, वो प्रॉफिट मेकिंग है या फिर एनपीओ है। और न ही उसकी साइज से मतलब होता है कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन की भी ऑडिट करवाई जा सकती है। अगली बात अगली बात है, देखो ऑडिट है ना, कई प्रकार की होती है। कई प्रकार की ऑडिट होने का मतलब क्या हुआ? जैसे देखो कि टैक्स ऑडिट होती है या फिर जीएसटी ऑडिट होती है। इसी तरीके से मैनेजमेंट ऑडिट होती है। लेकिन यहां पर जो अपन ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, वो टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट या मैनेजमेंट ऑडिट की बात नहीं कर रहे हैं। अपन एक नॉर्मल ऑडिट की बात कर रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हो अपन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। जो हमारी टैक्स में, जीएसटी में ऑडिट होती है, मैनेजमेंट ऑडिट होती है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अपन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। अगली बात, अब ऑडिटर ऑडिट करने के बाद में क्या देता है? ऑडिटर ऑडिट करने के बाद में ओपिनियन देता है। तो क्वेश्चन बनता है कि ऑडिटर ऑडिट करने के बाद में सर्टिफाई करके देता है क्या चीजों को कि 100% मेरी गारंटी है ऐसा हो रहा है? नहीं, ऑडिटर सर्टिफाई नहीं करता है, केवल और केवल अपनी ओपिनियन देता है। किस बात पर ओपिनियन देता है? कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं, इस बारे में ऑडिटर ओपिनियन देता है। अब इन चीजों को अपन डिटेल में देखेंगे, एक बार आप मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो ऑडिट क्या है? ऑडिट एक एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ? ऑडिट एक चेकिंग है। किस चीज की चेकिंग है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग है। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? अब बोलोगे सर ये तो पता है हमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पी एंड एल बैलेंस शीट वगैरह आते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए गए हैं। और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजों को इंक्लूड किया जाता है। किस किस को इंक्लूड किया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। और जो भी चीजें इन चीजों के साथ अटैच की जा रही है, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स या फिर बैलेंस शीट की जो शेड्यूल वगैरह है, वो चीजें हो गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कंपनी के केस में
केस में किसे कहेंगे? देखो वैसे तो ऑडिट सभी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, लेकिन फिर भी हमारा फोकस कंपनी पर रहेगा क्योंकि कंपनी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, तो कंपनी को समझेंगे तो छोटे-मोटे ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट तो हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगी। तो मैंने बताया कि ऑडिट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? तो मैंने बताया कंपनी के केस में डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 40। कौन सी एक्ट का सेक्शन है? बच्चे बच्चे को पता है, कंपनीज एक्ट 2013। कुछ बेवकूफ बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं सर कंपनीज एक्ट 1956 आएगा या 2013 आएगा। भाई कंपनीज एक्ट 1956 को बंद हुए 8-9 साल हो चुके हैं, अब उसको भूल जाओ। अभी भी लोगों को कंपनीज एक्ट 2013 नया लगता है। प्राइम मिनिस्टर उसके बाद आए थे, वो पुराने हो गए, लेकिन अभी भी लोगों को एक्ट 2013 नया लग रहा है। अब जो पूछा है यही है, एक्ट 1956 को भूल जाना और मुझसे ये क्वेश्चन पूछना ही मत। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन दी गई है। क्या-क्या आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। आपको पता है कंपनी के केस में पी एंड एल अकाउंट नहीं बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। बैलेंस शीट आ जाएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आ जाएगा, और इन चीजों के साथ जो भी अटैच किया जा रहा है वो आ जाएगा, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स, या जो बैलेंस शीट की शेड्यूल्स वगैरह होती है, मतलब जो अटैच किया जा रहा है उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट माना जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 कंपनियों को बनाना जरूरी नहीं होता है, याद रखनी है ये चीजें। ऑडिट के बारे में आपको एक खास बात बताता हूँ। ऑडिट में किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑडिट में ये जरूरी नहीं है ऑडिट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि ऑडिट करने के लिए अपन को अकाउंट्स भी देखनी होती है, टैक्स भी देखनी होती है, कंपनी लॉ भी देखनी होती है, एफएम भी देखना होता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो ऑडिट में किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 3 कंपनियों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं होता, याद कर लेना। स्मॉल कंपनी को बनाना नहीं होता है, डोरमेंट कंपनी को बनाना नहीं होता है, और वन पर्सन कंपनी को बनाना नहीं होता है। ये क्या होते हैं ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पर नहीं बताऊंगा। स्मॉल कंपनी क्या होती है? ये मान लो प्राइवेट कंपनी 3 प्रकार की होती है, एक स्मॉल कंपनी, एक वन पर्सन कंपनी और एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। तो बस याद रखो कि स्मॉल कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी ही होती है, इनका टर्नओवर, पेड अप कैपिटल वगैरह कम होती है, इन पर कंपनीज एक्ट कम लगता है। वन पर्सन कंपनी एक ही मेंबर होता है, ये भी प्राइवेट कंपनी ही होती है। डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट का मतलब जो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, तो अभी अपनी कंपनी कुछ भी कर नहीं रही है, तो आरओसी को अपन ने बोला कि हमारी कंपनी को इनएक्टिव बना दो, तो उन्होंने अपनी कंपनी को इनएक्टिव कर दिया। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है? बच्चे बच्चे को पता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन आरओसी से होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। तो ये मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग बताया। अगली बात मैंने आपको बताई, जो ऑडिट है वो एग्जामिनेशन है, लेकिन सिस्टेमेटिक एग्जामिनेशन है। सिस्टेमेटिक एग्जामिनेशन का क्या मतलब हुआ? सिस्टेमेटिक एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि ऑडिटर जो ऑडिट करता है वो बिल्कुल सिस्टम से करता है। बिल्कुल सिस्टम से करता है मतलब ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है उसका भी फोरम होता है, तो बिल्कुल सिस्टम से काम होगा। ऑडिटर ऑडिट करते वक्त जो डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है वो भी बिल्कुल सिस्टम से करने पड़ते हैं। ऑडिटर बिल्कुल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को ध्यान में रख करके ऑडिट करता है। तो ये बिल्कुल सिस्टेमेटिक तरीके से ऑडिट करता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को ध्यान में रखकर, डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर मेंटेन करता है, रिपोर्ट भी बिल्कुल प्रेस करेक्ट फोरम में देता है, बिल्कुल टाइम पर ऑडिट करता है, तो बिल्कुल सिस्टेमेटिक तरीके से ऑडिट होती है। अगली बात मैंने बताया, ऑडिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, कुछ में कंपलसरी हो सकती है, कुछ में वॉलेंट्री हो सकती है, लेकिन करवाना चाहे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट हो सकती है। उसके लीगल फॉर्म से मतलब नहीं है कि वो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटर है, एचयूएफ है, क्या है। उसके नेचर से मतलब नहीं है वो प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है। साइज से मतलब नहीं है कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। अगली बात, ऑडिटर ऑडिट करने के बाद में क्या देता है? अपनी रिपोर्ट देता है। ऑडिटर ऑडिट करने के बाद में अपनी रिपोर्ट देता है, तो दो चीजें होती है, एक होता है रिपोर्ट और एक होता है सर्टिफिकेट। दो चीजें होती है, एक तो होता है रिपोर्ट और एक होता है सर्टिफिकेट। तो रिपोर्ट में तो क्या होता है? रिपोर्ट में दी जाती है ओपिनियन, दी जाती है रिपोर्ट के अंदर, और सर्टिफिकेट में सर्टिफाई किया जाता है। अब देखो इनका क्या मतलब हुआ, उससे पहले एक बात और बता देता हूं। दो चीजें होती है, एक तो होता है
रीजनेबल एश्योरेंस, एक तो होता है रीजनेबल एश्योरेंस और एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल भी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। क्लास का सबसे कमजोर बच्चा मैं हूँ और सबसे कम इंग्लिश मुझे आती है। तो अगर मुझे समझ में आ रही है कोई चीज, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि मुझे समझ में आए, तो मुझे समझ में आ जाएगी, मतलब सभी बच्चों को समझ में आ जाएगी। तो देखो दो चीजें होती है, एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि एश्योरेंस क्या होता है। एश्योरेंस का मतलब हो गया एक तरीके से कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब खुद को विश्वास होना। अपन किसी पर्सन को कोई बात कह रहे हैं, अपन किसी पर्सन को कोई बात कह रहे हैं, तो उसको अपन बाद में कहेंगे, पहले अपन खुद को तो विश्वास होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब मैं पहले खुद को तो विश्वास दिलाऊँ कि भैया मैं इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ कि नॉर्मल बच्चे को समझ में आ जाए। अब मैं खुद को जो विश्वास दिला रहा हूँ, वो रीज़नेबल विश्वास दिलाऊँ या फिर एब्सोल्यूट विश्वास दिलाऊँ? एब्सोल्यूट का मतलब खुद पर मुझे 100% विश्वास हो जाए और रीजनेबल का मतलब अधिकतर विश्वास हो जाए, लगभग 90% मेरे को विश्वास हो जाए। मतलब एक तो मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँ कि मुझे 90% विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा और एक मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँ कि मुझे 100% विश्वास हो जाए कि आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसे पढ़ाऊँ? आप बोलोगे सर ऐसा पढ़ाओ कि 100% आ जाए। तो देखो 100% पॉसिबल नहीं हो पाता। 100% पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता? बहुत सारी दिक्कत है। बहुत सारी दिक्कत क्यों है? हर बच्चे का अलग-अलग लेवल है। हो सकता है वो पूरा वीडियो देखे, नहीं देखे। अगली बात, एग्ज़ामिनर का नहीं पता वो कैसा क्वेश्चन बना दे, कैसा नहीं बना दे, तो बहुत सारी दिक्कत है। अगर मैं आपको कंटिन्यूअसली 10 साल तक भी पढ़ाता रहूँ, एक-एक वर्ड को भी याद कराता रहूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी स्टूडेंट को 100% मैटर समझ में आ जाएगा। तो मुझे क्या लेना पड़ता है? एक रीज़नेबल एश्योरेंस लेना पड़ता है। 100% एश्योरेंस तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो यही बात है यहाँ पर भी, जब सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो पर्सन सर्टिफिकेट देता है चाहे कोई भी दो, वो खुद को 100% विश्वास दिलाता है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, वो बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट मैं बोल रहा हूँ। जैसे डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया, डेथ सर्टिफिकेट दे दिया कि भैया ये पर्सन यहाँ से जा चुका है, परलोक जा चुका है। अब अगर वो पर्सन जिंदा मिल गया ना, तो डॉक्टर की इंटेग्रिटी पर सवाल है। वो डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर है, उस डॉक्टर पर केस हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने रिपोर्ट नहीं दी थी। डेथ रिपोर्ट नहीं देते, डॉक्टर सर्टिफाई किया था। डॉक्टर ने 100% ये बोला था, खुद को विश्वास दिलाकर कि वो पर्सन मर चुका है। अगर वो इंसान जिंदा मिल गया तो डॉक्टर गया काम से। लेकिन अगर डॉक्टर रिपोर्ट दे रहा है, मेडिकल रिपोर्ट दे रहा है, तो इसका मतलब डॉक्टर ये बोलता है मेरी ओपिनियन में ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई गारंटी वारंटी नहीं ले रहा हूं। तो जब ऑडिटर ऑडिट करता है, ऑडिट करके देता है, तो वो सर्टिफाई करके देता है क्या कि आपकी पी&एल बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है, मेरी गारंटी है, गलत मिल जाए तो केस कर लेना मुझ पर। नहीं, ऑडिटर केवल अपनी ओपिनियन देता है कि मुझे लगता है, मैंने बिल्कुल बढ़िया से चेक किया है। अब आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी। मान लो मान लो कि मैंने आपको पढ़ाया और आप फेल हो गए। आप नहीं, या कोई भी बच्चा, मान लो कि मैंने पढ़ाया किसी स्टूडेंट को और वो स्टूडेंट फेल हो गया, पास नहीं हो पाया। तो मुझ पर केस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं सर केस करेंगे आप पर। तो देखो ये है ना, जनरली तो अपन बोलेंगे कि केस नहीं किया जा सकता क्योंकि टीचर ने पढ़ाया, बच्चा रह गया। तो यहाँ पर अपन ज्यादा और अच्छे शब्दों में बोले तो ये बोल सकते हैं कि जनरली केस नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मैंने नेग्लिजेंसी से काम किया, लापरवाही से काम किया, कोर्स वोर्स नहीं कराया, गलत चीजें पढ़ा दी, तो केस हो सकता है, तो मुझे लायबल ठहराया जा सकता है। यही बात ऑडिटर के केस में है। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट दिया या सर्टिफिकेट दिया? रिपोर्ट दी ऑडिटर ने, और रिपोर्ट में क्या बताया कि मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, ये बताया ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही थे ही नहीं, बहुत ज्यादा गलतियां थी। तो सीए पर, ऑडिटर पर केस होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑडिटर ने लापरवाही से काम किया या अच्छे से काम किया। चलो ये बता दो, जनरली ऑडिटर लायबल होगा या नहीं होगा? तो जनरली ऑडिटर लायबल नहीं होगा। फिर अगर तुम साबित कर दो कि नेग्लिजेंसी से काम किया है,
तो ऑडिटर फंसेगा। फिर ऑडिटर को साबित करना पड़ेगा, भैया मैंने बिल्कुल अच्छे से चेक किया, ये देखो इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन है, एक एक सबूत इकट्ठा किया, एक एक ब्रांच की चेकिंग की, इतने सारे लोगों से बात की, डेटर को मैंने लेटर भेजा, बिल्डिंग का मैंने वैल्यूएशन किया, एक्सपर्ट को बुलाया, ब्रांच ऑडिटर से बात की। ऑडिटर बोल देगा भैया मैंने नेग्लिजेंसी से काम नहीं किया। हम बोल देंगे कि भैया इतने सारे वीडियो पढ़ाए, ये देखो इसमें से ये क्वेश्चन आया, इतनी सारी चीजें बताई, तो वो लायबल नहीं होगा। तो जनरली ऑडिटर लायबल नहीं रहेगा। तो मैंने ये बताया कि ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट करने के बाद में अपनी ओपिनियन देता है। अगली बात, ऑडिटर ओपिनियन किस बात पर देता है, इस बात पर देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं या नहीं करते। तो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में दो चीजें बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर है या नहीं है। दो चीजें बताता है ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। क्या बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर है या नहीं है। ट्रू का मतलब, ट्रू का मतलब क्या हुआ, सच हुआ। सच का मतलब आपने जैसे बैलेंस शीट P&L में दिखा रहा है कि हमने परचेज किया, तो वो परचेज ट्रू होनी चाहिए ना। परचेज हुई नहीं, झूठा मोटा दिखा दिया ही परचेज कर रखा है, तो वो ट्रू होनी चाहिए। और दिखा रहे कि 5 लाख की परचेज, तो 5 लाख की होनी चाहिए, कम की भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा की भी नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया ट्रू, जो बताया ना वो हुआ है। ऐसे ही बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिखा रखी है, तो बिल्डिंग आपके पास होनी भी तो चाहिए, पता चले आपके पास बिल्डिंग है ही नहीं, तो ट्रू सच्ची में होनी चाहिए आपके पास बिल्डिंग। और जितने की दिखा रखी है उतने की होनी चाहिए। बिल्डिंग है 1 करोड़ की, दिखा दी 10 करोड़ की, ये नहीं होना चाहिए। और फेयर का मतलब उसका जो डिस्क्लोजर किया गया है ना P&L बैलेंस शीट में, वो सही तरीके से किया जाना चाहिए। तो मैं एक वर्ड काम में लूंगा, ऑडिट में बहुत सारे टेक्निकल वर्ड होते हैं। लीगल, एफआरएफ का मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये वर्ड में बार बार काम में लूंगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, P&L बैलेंस शीट बनाने के लिए जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे कंपनी के P&L बैलेंस शीट कौन सी शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, कौन सी शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं कंपनी के P&L बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। कुछ नालायक बच्चे अब भी शेड्यूल 6 बोल रहे हैं, क्या होगा। तो देखो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाते हैं। और किसको फॉलो किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या IFRS वगैरह को अपन फॉलो करते हैं। तो ये हमारे लीगल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो गए, इनके अकॉर्डिंग अपन को बनाना पड़ता है। तो फेयर में ऑडिटर ये बताता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपने शो किया या नहीं किया, ये ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताता है। एक और वर्ड बता देता हूं, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, ये बताता है ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है एरर्स एंड फ्रॉड होता है। मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है एरर्स एंड फ्रॉड। एरर वो जो बिना जाने हो जाती है, जानबूझकर नहीं किया वो तो भूल हो गई, और आप जानबूझकर कर रहे हो वो फ्रॉड हो गए। जानबूझकर करते हैं वो तो फ्रॉड हो गए, और बिना जाने गलती हो गई, इंसान है, ह्यूमन एरर तो होती है, वो एरर हो गई। और मटेरियल का मतलब बड़ी बड़ी गलतियां, बड़े बड़े फ्रॉड। तो छोटी मोटी गलतियां तो देखो रहेगी, बिल्कुल कोई ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो ले नहीं रहा है, सर्टिफाइड तो कर नहीं रहे, तो छोटी मोटी गलतियां तो रहेगी। लेकिन ऑडिटर ये रिपोर्ट देता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, बड़ी बड़ी गलतियां, बड़े बड़े फ्रॉड है या नहीं है। तो एक बार अपन देख लेते हैं मैंने क्या क्या बताया। ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, अभी और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो मैंने क्या बताया कि ऑडिट वर्ड कहां से आया, ऑडिट वर्ड आया लेटिन वर्ड ओडायर से आया। ओडायर का मतलब क्या होता है, सुनना। कोई भी आपसे पूछे कि ऑडिट क्या होती है, ऑडिट एक एग्जामिनेशन है या फिर चेकिंग है, किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, अगर कंपनी की बात करें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 P&L बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, और जो भी उनके साथ अटैच किया गया है, ये 5 चीजें आती है। लेकिन जो 3 कंपनियां हैं उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना होता है, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। ये क्वेश्चन अकाउंट्स में भी पूछ सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। ऑडिट
कैसी चेकिंग है? सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक क्यों है? क्योंकि ऑडिटर की रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग करता है, जो ऑडिट का स्कोप है वो भी हमारा कंपनीज एक्ट वगैरह बता देता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से ऑडिट करेगा। ऑडिट केवल कंपनी की होती है, किसी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, कैसा भी उसका लीगल फॉर्म हो, कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्म कुछ भी हो, कैसा भी उसका नेचर हो, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, कैसी भी उसकी साइज ऑर्गेनाइजेशन की, छोटी बड़ी। ऑडिटर ऑडिट करने के बाद में ओपिनियन देता है, सर्टिफाई करता है, ओपिनियन देता है, रिपोर्ट देगा या सर्टिफिकेट देगा, रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेता है या रीजनेबल लेता है? रीजनेबल एश्योरेंस लेता है, खुद को 80-90% विश्वास दिलाएगा कि सब कुछ सही है। और ऑडिट करने के बाद ऑडिटर किस पर अपनी ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑडिटर अपनी ओपिनियन ट्रू एंड करेक्ट पर देता है, ट्रू एंड फेयर पर देता है, ट्रू एंड फेयर पर देता है। एक बात बच्चों को गलत याद होती है, बच्चों को लगता है ट्रू एंड करेक्ट ज्यादा बड़ी चीज है, ट्रू एंड फेयर नैरो है। ट्रू एंड करेक्ट नैरो होता है और ट्रू एंड फेयर ब्रॉड चीज होती है। ट्रू का मतलब जो ट्रांजैक्शन दिखाए वो एक्चुअल में हुए हैं, उतनी वैल्यू के हुए हैं, जो असेट दिखाई वो है एक्चुअल में अपने पास में उतनी ही वैल्यू की है, जो लाइबिलिटी दिखाई वो एक्चुअल में हमारा ऑब्लिगेशन है उतनी ही वैल्यू का है। फेयर का मतलब जो भी हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग सही दिखाया है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? जिन रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, जैसे शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस वगैरह हो गया। ये शेड्यूल 3 तो कंपनीज के लिए है ना, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होता है। ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये भी बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। मिस स्टेटमेंट का मतलब दो चीजें होती है, एरर और फ्रॉड। एरर का मतलब बिना जाने गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया। फ्रॉड का मतलब जानबूझकर गलती की है। मटेरियल का मतलब बड़े बड़े, तो इमटेरियल गलती रह जाओ, चाहे बड़े बड़े एरर फ्रॉड नहीं होने चाहिए। अब एक बार नोट्स से देख लेते हैं। देखो देखो स्टार्टिंग से अपन देख लेते हैं। आप मुझे एक बात बता दो, कंपनी का मालिक कौन होता है? देखो कंपनी के मालिक तो होते हैं शेयर होल्डर। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। और शेयर होल्डर में भी बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। और कंपनी को चलाता कौन है? कंपनी को चलाते डायरेक्टर्स है, मतलब ऑफिस वगैरह में तो डायरेक्टर बैठ रहे हैं और मालिक है शेयर होल्डर। आगे डिटेल में बताऊंगा, अगले चैप्टर में अपन कंपनी ऑडिट डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बेसिक चीजें बताऊंगा, फिर कंपनी ऑडिट स्टार्ट करेंगे। अभी हमने शॉर्ट में याद किया कि कंपनी के मालिक इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं और मैनेजमेंट डायरेक्टर करते हैं। अब शेयर होल्डर तो कौन है? जनरल पब्लिक है शेयर होल्डर, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है। जैसे एक किसान ने रिलायंस लिमिटेड का एक शेयर खरीद लिया तो उसको थोड़ी कुछ पता है। और काम कर रहे हैं डायरेक्टर, तो सारा काम कौन करता है? डायरेक्टर। पी एंड एल बैलेंस शीट कौन बनाते हैं? डायरेक्टर बनाते हैं। अब डायरेक्टर पी एंड एल बैलेंस शीट वगैरह बना करके शेयर होल्डर के घर पर भेजते हैं, शेयर होल्डर के घर पर भेजते हैं। शेयर होल्डर को क्या पता सही बनाए या नहीं बनाए, तो पी एंड एल बैलेंस शीट के साथ ऑडिटर की रिपोर्ट लगा देते हैं। ऑडिटर की रिपोर्ट से शेयर होल्डर को यह विश्वास हो गया कि पी एंड एल बैलेंस शीट मैनेजमेंट ने सही बना करके दी है। जो ऑडिट रिपोर्ट है वो केवल शेयर होल्डर के ही काम की है या बहुत सारे लोगों के काम की है? बहुत सारे लोगों की काम की है। तो दो लोग होते हैं, एक तो होते हैं शेयर होल्डर और एक होते हैं स्टेक होल्डर। एक तो होते हैं शेयर होल्डर, एक होते हैं स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर में तो केवल इन्वेस्टर आते हैं जिसने कंपनी में पैसा लगाया है, जो मालिक है। और स्टेक होल्डर में हर वो इंसान जो कंपनी को अफेक्ट करता है और कंपनी से अफेक्टेड होता है, जो कंपनी को प्रभावित करे और कंपनी से प्रभावित हो, वो स्टेक होल्डर है। जैसे एम्प्लॉइज है, उनको भैया सैलरी वगैरह लेनी है, बोनस वगैरह लेना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, जिन्होंने बैंक हो गया, कंसल्टेंट हो गए, टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, रेगुलेटर हो गए, एनालिस्ट हो गए, कोर्ट हो गए, मीडिया हो गए, सभी कंपनी में इंटरेस्टेड है। सभी ये जानना चाहते हैं कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट दिए या फिर नहीं दिए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो मैनेजमेंट भेजता है शेयर होल्डर के घर पर। अब पता कैसे चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है या नहीं है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिटर की रिपोर्ट भेजी जाती है। ऑडिटर की रिपोर्ट से पता चलेगा कि रिलायबल है या नहीं है। सॉरी, अगली बात मैंने बताया ऑडिट कहां से आया, एक लैटिन वर्ड ओडायर से आया, उसका मतलब होता है सुनना। अगली बात, ऑडिट क्या होती है? ऑडिट एक एग्जामिनेशन है। कैसी एग्जामिनेशन है? सिस्टेमेटिक भी है और इंडिपेंडेंट भी है। ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन है।
और कैसी एग्जामिनेशन है? सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन भी है और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन भी है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है ये बता दो मुझे। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना। किसी पर डिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है? किसी का दबाव होना। तो किसी का दबाव नहीं होगा। ऑडिटर बिल्कुल ऐसे काम करेगा, किसी का कोई दबाव नहीं है कि मैनेजमेंट बोले कि बता रहे हैं सीए साहब, हम बता रहे हैं वैसे आप चेक करो, हम बना कर दे रहे हैं आपको ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, वरना आपको हर साल हटा देंगे, अगली साल हटा देंगे। तो ऑडिटर बोलेगा तुम हटा सकते हो तो हटा कर दिखाओ मुझे, सेंट्रल गवर्नमेंट हटाएगी, तुम नहीं हटाओगे। तो कहने का मतलब ऑडिटर बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से ऑडिट करेगा। किसी भी प्रकार का ऑडिटर पर दबाव नहीं होना चाहिए। पता चले जो डायरेक्टर है वो ऑडिटर की वाइफ है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वो ऑडिट कर रहे हैं उसमें ऑडिटर ने शेयर वगैरह खरीद रखे हैं, तो दबाव रहेगा। तो कोई ऑडिटर का दबाव नहीं होना चाहिए, कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट के साथ, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होकर काम करेगा कि जो उखाड़ना हो वो उखाड़ लेना, मैं तो बिल्कुल सही चेकिंग करूंगा, जो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं ना उसके बारे में बताऊंगा शेयर होल्डर को। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से, न केवल ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए बल्कि समाज में दिखना भी चाहिए कि ऑडिटर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मैनेजमेंट के गले में हाथ डाल करके नहीं चलेगा। लगना नहीं चाहिए कि मैनेजमेंट के साथ बहुत बढ़िया रिलेशन ये मेंटेन कर रहा है, बिल्कुल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। और किसकी ऑडिट होती है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड की ऑडिट होती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की होती है जिसका लीगल फोरम कैसा भी हो, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो, और ऑडिटर ऑडिट देता है ओपिनियन देने के लिए। ओपिनियन किस पर देता है? ट्रू एंड फेयर व्यू पर ओपिनियन देता है। अब मैं आपको बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। देखो ऑडिट को हमें समझना है, आप समझोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। अभी तक मैंने केवल और केवल एक पॉइंट बताया याद करने का कि ऑडिट लैटिन वर्ड ओडायर से आया जिसका मतलब सुनना होता है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ भी याद नहीं करवाया। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मान लो, वैसे बचपन में मैंने ये छोड़ दिया था। तो देखो मान लीजिए कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और कोई पर्सन मेरे पास ऑडिट करवाने के लिए आता है कि सर आप हमारी ऑडिट कर दो। तो ऑडिट अपन किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस पूरी प्रोसीजर को आप समझेंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैं आपको कोर ऑडिट प्रोसीजर के बारे में बता रहा हूँ। कोर ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या है कि मैं आपको ओवरऑल ऑडिट के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर अपन को ऑडिट के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, तो इसको आप ध्यान से देखना, इससे अपन को पूरी ऑडिट के बारे में पता चल जाएगा। ये ब्रैकेट में ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया ऐसे के डायरेक्टली हो सकता है नंबरिंग के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए, एक दो ऐसे के ही क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन अंदर का मैटर अपन को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको सब कुछ याद करवा दूंगा, ऐसे के नंबर भी याद करवा दूंगा, आप बस ध्यान से देखते जाना। अभी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बताया कि मान लीजिए कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है मेरे पास, मैं ऑडिट करता हूं। तो कोई बंदा आता है मेरे पास कि सर मुझे आपसे ऑडिट करवानी है, तो ध्यान से आप सुनते जाना। दो एग्जांपल अपन साइमल्टेनियसली लेकर के चलेंगे, एक ऑडिट वाला, दूसरा मान लो कोई स्टूडेंट आता है मेरे पास पढ़ने के लिए कि सर आपसे ऑडिट मुझे पढ़ना है। तो मान लो कोई स्टूडेंट आया मुझसे ऑडिट पढ़ने के लिए कि सर मुझे आपसे ना ऑडिट पढ़ना है, तो ये आपकी फीस लो और आप मुझे ऑडिट पढ़ा दो। तो मैं उस स्टूडेंट को बोलता हूँ कि भैया ऐसे नहीं पढ़ाता मैं ऑडिट, ये जो तुम पैसे ऑफर कर रहे हो ना ये तो रखो अपने पास, पहले तुम मुझे रिटर्न में लिख करके दोगे। क्या रिटर्न में लिख करके दोगे? कि जो भी मैं तुम्हें ऑडिट में होमवर्क दूंगा, डेली याद करने का मैटर दूंगा या फिर क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, वो तुम्हें करके लेकर आने पड़ेंगे। ये तुम्हें मुझे रिटर्न में लिख करके देना पड़ेगा कि सर आप जो पढ़ाओगे वो मैं डेली पढ़ करके आऊंगा। स्टूडेंट बोलते हैं सर आपको क्या मतलब है कि मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, आपको मैं फीस दे रहा हूं आप पढ़ाओ। मैंने बोला नहीं भैया मेरा नाम खराब होता है, तुम अगर फेल हो गए तो ये अगर लिख कर दोगे तो अपन आगे की बात करेंगे, लिख करके नहीं दे सकते तो रहने दो। तो देखो कोई पर्सन मेरे पास आया, ऑडिट करवाने के लिए आया, तो ऑडिट करवाने के लिए आया तो उसको तो मतलब ऑडिट क्या हो गई? ऑफर हो गई। तो अपन मैनेजमेंट को बोलेंगे कि भैया ऑडिट हम बाद में करेंगे, पहले आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। किस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी? कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, मतलब P&L बैलेंस शीट बनाना आपकी ड्यूटी है।
कल को आप ये सोच रहे हैं कि पी एंड एल बैलेंस शीट भी मैं ही बनाऊंगा, तो लिख करके दे दो कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे और जो भी मैं इंफॉर्मेशन मांगूंगा ना तो वो आप प्रोवाइड करा दोगे। अगर वो पर्सन बोले कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना, बाकी चीजें क्यों पूछ रहे हो, पैसे अपने अपने पास रख, जेब में डाल ले, पहले ये लिख करके दोगे तभी मैं ऑडिट लूंगा आपकी, वरना ऑडिट नहीं लूंगा। दूसरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त एफआरएफ को फॉलो करोगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करोगे, जो भी शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस या दूसरा एक्ट वैक्ट लो वो जो भी लग रहा है ना उसको फॉलो करके बढ़िया तरीके से बनाओगे। तो क्लाइंट बोलते हैं कि सर बिल्कुल हमने तो एक सीए ऑथोराइज कर रखा है, वही बनाते हैं हमारे अकाउंट टू अकाउंट, बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं, एक एक चीज का हम ध्यान रखते हैं। तो अपन बोलते हैं बहुत बढ़िया, फिर आप बिल्कुल सही जगह आए हो। अगली बात, अगली बात अपन क्लाइंट को बोलते हैं कि चलो यहाँ तक की तो बात हो गई, आप हाँ कर रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे और बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाओगे। अब ये बताओ, हम ऑडिट करने के लिए चेकिंग वेकिंग करेंगे तो कुछ लिमिटेशन विमिटेशन तो नहीं लगाओगे? कहने का मतलब आप बोलो कि ये मत चेक करो, हम बोलेंगे कि कैश गिनवाना पड़ेगा एक्चुअल में कितना है, आप बोलोगे कि कैश के हाथ नहीं लगाने देंगे, हम बोलेंगे गोडाउन में जाएंगे स्टॉक देखेंगे कितना है कितना नहीं है, आप बोलोगे नहीं गिनवाएंगे, हम बोलेंगे डेटर के नंबर दे दो, फोन करके पूछना पड़ेगा, मिलकर के आना पड़ेगा, आप बोलोगे नहीं देंगे नंबर। तो ऐसा तो नहीं करोगे आप, हमारे साथ ऑडिट वॉडिट करने दोगे ना? तो क्लाइंट बोलता है सर क्या बात कर रहे हो, आपको जैसे चेक करना हो ना गर्ग साहब आप तो वैसे चेक करना, आपको फुल फ्रीडम रहेगी, आप जो इंफॉर्मेशन मांगोगे वो देंगे, आप आपको जैसे चेक करना हो वैसे चेक करेंगे। तो अपन बोलेंगे यार मेरी तो आंखें भर आई, आप इतनी बढ़िया बातें बता रहे हो, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाओगे, बिल्कुल बढ़िया से बनाओगे, कोई कंडीशन भी नहीं लगाओगे। चलो अब अपन बात करते हैं आगे की। तो अब अपन डिसाइड कर लेंगे कि अपन को ऑडिट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मतलब ये भी देखना होता है ना अपन को कि ऑलरेडी काम ज्यादा है तो ऑडिट लें या फिर नहीं लें। अगली बात, एथिकल रिक्वायरमेंट भी अपन को देखनी होती है। क्लाइंट को अपन बोल रहे हैं कि सर आपका जो बच्चा है वो मेरे अंडर में ही आर्टिकलशिप ट्रेनिंग ले रहा है जिसने आईपीसीसी पास की है, तो ऑडिट करते वक्त मैं उसको एज ए आर्टिकल नहीं भेजूंगा चेक करने के लिए, ये पहले बता रहा हूँ। तो बोलते हैं बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। तो उन एथिकल रिक्वायरमेंट का अपन को ध्यान रखना होता है और इंगेजमेंट लेटर अपन बना लेंगे। इंगेजमेंट लेटर अपन ही बनाएंगे, ऑडिटर ही बनाएगा, बना करके क्लाइंट को दे देगा। इंगेजमेंट लेटर में वो सब कुछ बताएगा, जैसे बता देगा कि मैनेजमेंट की ड्यूटी क्या है, अपनी ड्यूटी क्या है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कल को क्लाइंट सोच रहा हो कि ये टैक्स ऑडिट जीएसटी ऑडिट सब कुछ करेगा तो उसको साफ साफ बता देंगे भैया पी एंड एल बैलेंस शीट बनाना तुम्हारी ड्यूटी है, लॉ वगैरह के अकॉर्डिंग बनाओगे, बढ़िया कंट्रोल सिस्टम रखोगे, हमारा काम इनको चेक करना है, सैंपल बेसिस पर चेक करते हैं, पूरा चेक नहीं करते हैं, ओपिनियन देते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू पर, वो सब कुछ अपन उसको एंगेजमेंट लेटर में बना देंगे। और सारी बातें हो चुकी, ऑडिट अपन ने एक्सेप्ट कर ली, आप क्लाइंट को बोलेंगे कि सर अब आप जाओ आराम से, अब हम आपको बता देंगे कि कैसे कैसे चेक करने आएंगे, कैसे करेंगे, अब आप आराम से जाओ बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, और जाते वक्त पेमेंट जरूर जमा करा। फिर देखो प्लानिंग, अब अपन को ऑडिट की क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऑडिट तो अपन ने ले ली तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऑडिट के बारे में अपन स्ट्रेटेजी बनाएंगे। स्ट्रेटेजी बनाने का मतलब कि कैसे अपन ऑडिट करेंगे, कैसे ऑडिट नहीं करेंगे, और ऑडिट स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, पूरी अपन को नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी के अंदर कितने शेयर होल्डर है, कौन डायरेक्टर है, कौन एमडी है, कंपनी क्या काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है क्या, कैसे सप्लाई करती है, वो सब कुछ पता होना चाहिए। फिर आरएपी का मतलब है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब दो चीजें, रिस्क ज्यादा है और रिस्क कम है। रिस्क ज्यादा होने का मतलब मिस स्टेटमेंट होने की संभावना ज्यादा है, और रिस्क कम होने का मतलब मिस स्टेटमेंट होने की संभावना कम है। मतलब एरर फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा होना और एरर फ्रॉड होने की संभावना कम होना। तो अपन इसके लिए प्लान बनाते हैं ये पता लगाने के लिए कि रिस्क कम है या ज्यादा है, और टाइम टाइम पर अपन अपडेट वगैरह भी करते रहते हैं। तो अपन रिस्क के बारे में पता लगाते हैं। तो रिस्क के बारे में अपन पता लगाएंगे कि रिस्क कम है या ज्यादा है। रिस्क का पता अपन दो लेवल पर लगाएंगे, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पर और एक असर्शन लेवल पर। असर्शन वर्ड बार बार काम में आएगा। तो असर्शन क्या होता है, देखो आप लोगों ने कभी असर्शन वाले क्वेश्चन किए होंगे कि एक असर्शन दे देता है, कंक्लूजन दे देता है। असर्शन का मतलब होता है घोषणा करना, हिंदी में घोषणा ही लिखा आता है। तो यहाँ पर असर्शन का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कुछ भी बताया जाता है वो असर्शन होता है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कुछ भी बताया जाता है वो क्या होता है? असर्शन होता है। असर्शन ये मान सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं। देखो, या तो क्या हो सकता है, ट्रांज़ैक्शन हो सकता है, या बैलेंस हो सकता है, या डिस्क्लोज़र हो सकता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 ही चीज़ें होती हैं। या तो होता है ट्रांज़ैक्शन, या होता है बैलेंस, या डिस्क्लोज़र। मतलब पी&एल अकाउंट तो क्या शो करता है? ट्रांज़ैक्शन शो करता है। बैलेंस शीट क्या शो करती है? बैलेंस शो करता है। और जो बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह है, वो डिस्क्लोज़र शो करते हैं। तो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जो हमारे पी&एल बैलेंस शीट है उनके रिगार्डिंग रिस्क कैसी है, मतलब ट्रांजैक्शन असेट लाइबिलिटी को कम ज्यादा दिखा दिया, उनको गलत दिखाने की रिस्क कितनी है। और असर्शन का मतलब जो बाकी के अपने रूल्स रेगुलेशन वगैरह होते हैं उनके रिगार्डिंग रिस्क कैसी है। या फिर और अच्छे से बता देता हूं आपको, मैंने आपको बताया असर्शन होता है। असर्शन का मतलब क्या होता है? जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया जाए, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया जाए वो असर्शन होता है। 2 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है एक्सप्लिसिट और एक हो सकता है इम्प्लीसिट। एक हो सकता है एक्सप्लिसिट, एक हो सकता है इम्प्लीसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब बिल्कुल क्लियरली बताया जा रहा है। क्लियरली बताने का मतलब जैसे प्लांट एंड मशीनरी बता दी कि 5 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी है, तो बिल्कुल क्लियरली बता दिया ना। और इम्प्लीसिट का मतलब मान लिया, उन्होंने बताया नहीं लेकिन मान लिया। जैसे अपन ने क्या मान लिया, अब प्लांट एंड मशीनरी बता रखा है तो अपन ने मान लिया ना कि वास्तव में ये प्लांट एंड मशीनरी होगी। ये इन्होंने लिखा थोड़ी कि प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास है, अपन ने मान लिया। ये भी मान लिया कि 5 लाख रुपए की ही होगी। अपन ने ये भी मान लिया कि ये अपनी ही ओनरशिप में किराए पर नहीं ली हुई है, बैलेंस शीट में दिखा दिया, तो ये अपन ने मान लिया, तो ये इम्प्लीसिट हो गया। तो हमको रिस्क पता करनी होती है कि रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पर कैसी है और असर्शन लेवल पर कैसी है। और इनके रिगार्डिंग भी अपन देखेंगे, ओवरऑल रेस्पॉन्स देखेंगे। ओवरऑल रेस्पॉन्स दे सकते हैं या स्पेसिफिक देख सकते हैं। ओवरऑल का मतलब गलती ऐसी है, मिस्टेक ऐसी है, पूरा पी&एल खराब हो जाएगा, पूरी बैलेंस शीट बेकार हो जाएगी, ऐसी गलती है। या फिर गलती ऐसी है कि एक स्पेसिफिक आइटम ही गलत होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मान लो कि बहुत ज्यादा मंदी का दौर चल रहा है, रिसेशन का दौर चल रहा है, गुड्स वुड्स बिक ही नहीं रहा, बहुत ज्यादा मंदी का दौर चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, एरर फ्रॉड होने की संभावना कम है या ज्यादा है? रिस्क कम है या ज्यादा है? या रिस्क ज्यादा है? हो सकता है बहुत सारे डीटर का पैसा नहीं आए, पैसा वैसा डूब जाए, रिस्क वगैरह बहुत ज्यादा है। तो अगर गलती ऐसी है कि पी&एल बैलेंस शीट का कोई स्पेसिफिक आइटम गलत होगा, या पूरा का पूरा पी&एल बैलेंस शीट ही गलत हो जाएगा। अगर अगर पूरा का पूरा पी&एल बैलेंस शीट ही गलत होने की संभावना है तो अपन ओवरऑल अनुमान लगा लेंगे। और स्पेसिफिक आइटम गलत होने का अनुमान है तो अपन और उस आइटम के डिटेल में जाएंगे। जैसे मान लो डेटर के गलत होने की संभावना है, प्लांट एंड मशीनरी के गलत होने की संभावना है, तो अपन क्या करेंगे, और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। तो यहां पर अपन 2 चीजें करते हैं। एक अपन करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक करते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो देखो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? एक होता है अपना आईसीएस होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। क्या होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? कंट्रोल करने का सिस्टम होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाता है। क्यों बनाता है मैनेजमेंट? जिससे गलतियां नहीं हो, एरर फ्रॉड हो ही नहीं। जैसे सीए से करवा रहे हैं अकाउंटिंग, नॉर्मल पर्सन से नहीं करवा रहे हैं, तो आईसीएस बढ़िया हुआ ना। इसके अलावा सीए के ऑडिट कराने के बाद इंटरनल ऑडिट भी करवाते हैं, तो और बढ़िया सिस्टम हो गया। कैमरे वैमरे लगा रखे, एम्प्लॉय वगैरह फ्रॉड नहीं कर सकते, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। तो अपन रिस्क पता करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल को चेक करते हैं कि कंट्रोल बढ़िया है या बेकार है। कंट्रोल अगर बढ़िया होगा तो रिस्क कम है, और कंट्रोल बेकार है तो रिस्क बहुत ज्यादा है। तो मैंने बताया कि अगर स्पेसिफिक आइटम में गलती होने की संभावना है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने के भी अपने पास 2 तरीके हैं। पहला है आराम से ऑफिस में बैठो और रेशियो वगैरह निकाल करके देख लो।
जैसे अपन निकाल कर देख लेंगे कि अपना ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है 25%, जबकि अपनी फर्म के जो सिमिलर फर्म है, इंडस्ट्री है, उसका ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है 4%, अपना आ रहा है 25%। तो गलती होने की संभावना कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। फिर और ज्यादा डिटेल में चले जाना, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी करने के दो तरीके हो गए। पहला हो गया सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर में अपन रेशियो, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह लगा लगा कर देख रहे हैं, इंडस्ट्री वगैरह से कंपैरिजन कर रहे हैं। और दूसरी बात, अपन एक्चुअल में चेकिंग कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल, मतलब उस आइटम के बारे में अपन अच्छे से चेकिंग कर रहे हैं। अच्छे से चेकिंग करोगे तो 100% आइटम चेक करोगे क्या? रिलायंस लिमिटेड के पास 10 करोड़ कस्टमर है, तो 10 करोड़ कस्टमर को चेक करेंगे क्या? नहीं, सैंपल बेसिस पर कुछ को चेक कर लेंगे। सैंपल बेसिस पर चेक करेंगे तो दो चीजें करेंगे अपन, एक करेंगे वाउचिंग और एक करेंगे वेरिफिकेशन। तो यहां पर लिख देता हूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो पूरा लिख देता हूं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? कोर ऑडिट प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताते जाना। कोर ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले अपन ने क्या किया? ऑडिट अपन को ऑफर हुई। सबसे पहले क्या हुआ? ऑडिट ऑफर हुई, क्लाइंट अपने पास में आया कि सर हम आपसे ऑडिट करवाना चाहते हैं। स्टूडेंट, ये जो हमारा पहला चैप्टर है, इससे आपको पूरा ऑडिट के बारे में ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ऑडिट अपन को ऑफर हुई, तो अपन ने क्या लगाई? ऑडिट पर प्री कंडीशंस लगा दी। प्री कंडीशंस लगाने का मतलब अपन ने क्लाइंट को क्या बोला कि दो चीजें आपको लिख करके देनी पड़ेगी। क्या क्या लिख करके देनी पड़ेगी? कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे और एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाओगे, और तीसरी बात, हम पर कोई लिमिटेशन भी नहीं लगाओगे, हम जैसे करेंगे वैसे हमें ऑडिट करने दोगे। फिर अपन ने ऑडिट को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया तो हमने क्या बनाया? ऑडिट इंगेजमेंट लेटर बना करके क्लाइंट को दे दिया। इंगेजमेंट लेटर में क्या लिखा होता है कि हमारी ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और हम किस तरीके से ऑडिट करते हैं, वो सब हमने लिख करके दे दिया। फिर अपन ऑडिट के बारे में क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं। प्लान बनाते हैं मतलब ऑडिट के बारे में स्ट्रेटेजी वगैरह बनाएंगे कि कैसे अपन को ऑडिट करनी है, कैसे अपन को ऑडिट नहीं करनी है। फिर अगली बात, अपन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब अपन ये पता लगा रहे हैं, अपन ये पता लगा रहे हैं कि रिस्क कम है या ज्यादा है, अपन ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए अपन करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब अपन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बढ़िया है या बेकार है। तो दो चीजें पता चल जाएगी, या तो आईसीएस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बढ़िया होगा या बेकार होगा। अगर आईसीएस बढ़िया होगा तो रिस्क कम है, और आईसीएस बेकार हुआ तो रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा होना मतलब मिस स्टेटमेंट, फ्रॉड वगैरह होने की संभावना वगैरह ज्यादा है। अगली बात देखो, ये रिस्क वगैरह अपन को पता चल गई। अब अपन क्या करेंगे? सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में अपन क्या करते हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर में एक बात बताओ आप मुझे, एक्चुअल में चेकिंग किसको बोलोगे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को बोलोगे या सब्सटेंटिव प्रोसीजर को बोलोगे? सब्सटेंटिव प्रोसीजर को बोलेंगे। ये हमारी जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, ये हमारी एक्चुअल ऑडिट हो गई। एक्चुअल ऑडिट क्यों हो गई? देखो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में तो हम क्या कर रहे थे? केवल ये पता लगा रहे थे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बढ़िया है या बेकार है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बढ़िया होता है तो कम चेक करेंगे, और बेकार होता है तो ज्यादा चेक करेंगे। तो इसमें अपन क्या करते हैं? सैंपलिंग लगाते हैं। पहले सैंपलिंग लगाते हैं मतलब सब कुछ चेक नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ चेक करते करते तो जिंदगी बीत जाएगी और सब कुछ चेक हो भी नहीं पाएगा। तो अपन सैंपलिंग लगाते हैं। और ये मैंने आपको बताया, अगर रिस्क ज्यादा है तो सैंपल ज्यादा लेंगे, ज्यादा चेक करेंगे, और रिस्क कम है तो सैंपल अपन कम ले लेंगे। अब यहां पर अपन लगा रहे हैं, यहां पर अपन एक्चुअल में सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा रहे हैं। तो दो तरीके से अपन चेक करेंगे। दो तरीके क्या क्या होंगे? एक तो अपन करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, और दूसरा अपन करेंगे टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ? एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है
कि अपन ने रेशियो लगा लगा कर देख लिया कि इंडस्ट्री का क्या चल रहा है, अपना क्या चल रहा है, ट्रेंड लगा लिया, अदर किसी तरीके से कंपेयर कर लिया, तो अपन को पता चल जाएगा अपन ने कुछ गलतियां वगैरह तो नहीं की। लेकिन मेन चीज क्या है? मेन चीज तो है टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल में ही अपन अच्छे से चेक कर रहे हैं। अब देखो, जब टेस्ट ऑफ डिटेल होता है तो दो चीजें होती है। टेस्ट ऑफ डिटेल होगा तो क्या होगा? दो चीजें होगी। क्या क्या होगी दो चीजें? एक तो होता है वाउचिंग, एक तो होता है वाउचिंग और एक होता है वेरिफिकेशन। अब देखो, वाउचिंग क्या होता है और वेरिफिकेशन क्या होता है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, वाउचिंग तो होता है ट्रांजैक्शन के लिए होता है। वाउचिंग तो किसके लिए होता है? क्या चाहते हैं? देखो, वाउचिंग तो किसके लिए होता है? वाउचिंग तो होता है हमारा ट्रांजैक्शन के लिए होता है, जैसे परचेज, सेल्स वगैरह है। और जो वेरिफिकेशन है वो असेट और लाइबिलिटी के लिए होता है। एक जो वाउचिंग है वो तो ट्रांजैक्शन के लिए होता है और वेरिफिकेशन किसके लिए होता है? असेट लाइबिलिटी के लिए होता है। तो देखो, वाउचिंग वेरिफिकेशन की क्वेश्चन आएंगे और यहीं पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। ट्रांजैक्शन में क्या चेक करोगे? ट्रांजैक्शन में जैसे परचेज दिखा दी तो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुआ भी था या नहीं हुआ था, उसकी वैल्यू वगैरह सही है क्या, सही तरीके से दिखाया क्या, असेट को वो रेवेन्यू आइटम को रेवेन्यू माना क्या, कैपिटल तो नहीं मान लिया। और वेरिफिकेशन में क्या चेक करोगे? जैसे बैलेंस शीट में दिखा रखी है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग एक्चुअल में है क्या, उतने की ही है क्या, वैल्यूएशन सही किया क्या, अपने पास में उसका ओनरशिप राइट है या नहीं है। तो ये वाउचिंग वेरिफिकेशन अपन करते हैं। तो देखो, वाउचिंग वेरिफिकेशन अपन ने कर लिया। तो वाउचिंग वेरिफिकेशन से अपन क्यों कर रहे हैं वाउचिंग वेरिफिकेशन? अपन सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। अब जैसे ऑडिटर मान लो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये बता रहा है, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि भाई मैनेजमेंट ने तो सब कुछ गलत गलत कर रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करते, तो भी अपने पास सबूत होना चाहिए कि भाई गलत गलत क्यों बता रहे हो। और अगर अपन ये बता रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो भी अपने पास सबूत होना चाहिए। मतलब अगर अपन गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, गलत रिपोर्ट का मतलब एडवर्स रिपोर्ट दे रहे हैं, तो भी सबूत होना चाहिए। और अगर क्लीन रिपोर्ट दे रहे हैं तो भी अपने पास सबूत होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं? अपन करते हैं ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते हैं। और ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट करेंगे? ऑडिट एविडेंस अपन कलेक्ट करेंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट का मतलब कम सबूत नहीं होने चाहिए, ज्यादा सबूत होने चाहिए। एक ही आइटम को कई सारी जगह से अपन चेक करते हैं, तो सफिशिएंट होने चाहिए। और एप्रोप्रिएट का मतलब बढ़िया वाले सबूत होने चाहिए, छोटे मोटे सबूत नहीं होने चाहिए। कल को ऑडिटर बोले कि मेरे को तो चपड़ासी ने बताया था कि तुमने डेटर गलत दिखा रखे हैं, ऐसे सबूत से काम नहीं चलेगा। अब देखो, सबूत इकट्ठे करने के दो तरीके होते हैं अपने पास। या तो खुद इकट्ठे करो सबूत, या तो क्या कर सकते हैं अपन? सबूत क्या कर सकते हैं? खुद इकट्ठे कर सकते हैं सबूत, या फिर दूसरे लोगों पर विश्वास कर सकते हैं। दूसरे लोगों पर विश्वास करने का मतलब ब्रांच ऑडिटर पर अपन ने विश्वास कर लिया कि भाई ब्रांच ऑडिटर ने चेक किया है तो सही चेक किया होगा, ब्रांच ऑडिटर पर विश्वास कर लिया, इंटरनल ऑडिटर पर विश्वास कर लिया, एक्सपर्ट पर विश्वास कर लिया। तो या तो अपन खुद चेक कर सकते हैं या फिर दूसरे लोगों पर विश्वास कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपन ने क्या किया? सबूत इकट्ठे कर लिए। सबूत इकट्ठे कर लिए, फिर कुछ चीजों के क्या होते हैं, सबूत नहीं मिल पाते। सबूत नहीं मिल पाते तो अपन को मैनेजमेंट से ही पूछना पड़ता है कि हम तुमसे ही पूछ रहे हैं, बता दो ये जो डेटर वेटर दिखा रखे हैं ये सही दिखा रखे हैं, गलत दिखा रखे हैं। तो मैनेजमेंट बोलेगा क्या बात कर रहे हो, ये साहब सही दिखा रखे हैं। बोले लिख कर दे दो ये बात। बोले क्या 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 बात कर रहे हो? मतलब ओरली बात नहीं करनी है अपन को, मैनेजमेंट को लिखवा कर दे देना है, लिखवा लेना है मैनेजमेंट से कि आप इन चीजों के बारे में हमें लिख करके दे दो कि इस आइटम का क्या ट्रीटमेंट कर रखा है, कैसे कर रखा है, क्या कितना है आपके पास। तो लिख कर देना पड़ेगा, तो मैनेजमेंट सोच समझ करके देगा, रिटर्न में लिखवा लेंगे। फिर अपन को पता चल जाएगा कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, फिर अपन ऑडिट रिपोर्ट बना लेंगे। तो मैंने क्या बताया कि ये जो सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, सबूत इकट्ठे करने के तीन तरीके मान सकते हो। खुद कर रहे हैं, दूसरे लोगों पर विश्वास कर रहे हैं, और एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, ये भी अदर में ले सकते हो। और सॉरी, और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन अपन को रिटर्न में लेना है। इन ये सारे काम करने के बाद में, मतलब यहां तक का हो चुका, अब अगला बता रहा हूं।
ये सारे के सारे काम होने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन को ये पता चल जाएगा कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। मैंने क्या बताया था, मिस स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री थोड़ी हो सकते हैं, नहीं। तो ऑडिटर को ये पता चल जाएगा कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट को मैं एमएमएस कहता हूं। तो ऑडिटर को ये पता चल जाएगा, ऑडिटर को देखो क्या पता चल जाएगा कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। तो देखो ऑडिटर को पता चल जाएगा कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। अपन को मिस स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, अपन को मतलब है एमएमएस से मतलब है। एमएमएस का मतलब बड़ी गलतियां, बड़े फ्रॉड नहीं होने चाहिए। तो अगर मिस स्टेटमेंट होंगे मटेरियल वाले, तब तो ऑडिटर अपनी एडवर्स रिपोर्ट देगा, और मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है तो ऑडिटर अपनी क्लीन रिपोर्ट देगा। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट बना लेगा। अभी मैनेजमेंट को नहीं दिया ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट बना करके खुद के पास में रख लिया है। ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट बना करके खुद के पास में रख लिया है। आप बोलोगे सर खुद के पास क्यों रख ली, मैनेजमेंट को क्यों नहीं दे रहा? तो देखो अभी बताता हूँ। ऑडिटर ने क्या किया, ओपिनियन बनाई और ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट कर ली। उसके बाद में ऑडिटर क्वालिटी कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा। क्वालिटी कंट्रोल एक्सरसाइज करने का मतलब कि बिल्कुल बढ़िया से ऑडिट हुई है या नहीं हुई है ये देखेगा। फिर ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट पर चेक कर देगा। ऑडिट रिपोर्ट पर चेक करेगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेगा। डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने का मतलब कि ऑडिट करने के दौरान जो हमारे ऑडिट एविडेंस थे, ऑडिट करने के दौरान जो हमारे ऑडिट एविडेंस थे वो क्या होते हैं, रिटर्न में होते हैं। उनको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। जैसे ऑडिटर ने डेटर से पूछा, कहीं चेक करने के लिए गया, मैनेजमेंट से पूछा, वो सब रिटर्न में ही तो है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन है। कल को ऑडिटर पर केस हो गया कि ऑडिटर ने अच्छे से चेक नहीं किया, तो ऑडिटर यही तो दिखाएगा कि ये देखो इतनी सारी चीजें चेक की थी। तो डॉक्यूमेंटेशन को बिल्कुल बढ़िया से मेंटेन करना होता है, बिल्कुल सजा करके मेंटेन करेगा बढ़िया सी फाइल में। और उसके बाद में भी ऑडिटर क्या करता है कि चेक करता रहता है अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। फिर अगर कल को पता चले कि 2 साल पहले जो ऑडिट की थी उसमें अपन ने मिस्टेक कर दी, तो क्लाइंट को फोन करके बता देता है, रिटर्न में बता देता है कि भैया हमने आपकी ऑडिट की थी, उसमें एक मिस्टेक हो गई, हम भी इंसान है, वर्मा जी तो है नहीं, तो ये मिस्टेक हो गई, ये आपको रिटर्न में भेज रहे हैं, शेयर होल्डर के घर पर आप भेज देना। तो देखो बस ये आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहले क्या किया, ऑडिट रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार किया। ऑडिट रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद में क्या किया, रिपोर्ट पर साइन कर दिए। साइन करने का मतलब रिपोर्ट दे दी, मैनेजमेंट को दे दी ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद में ऑडिटर ने क्या किया, बढ़िया वाले डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किए हैं, बिल्कुल बढ़िया वाले डॉक्यूमेंट मेंटेन किए हैं। और उसके बाद में भी ऑडिटर इंस्पेक्शन वगैरह करता रहता है कि कल को उसने कुछ खराब तो ऑडिट नहीं कर दी। और क्वालिटी कंट्रोल भी एक्सरसाइज करता है कि अपन बढ़िया से ऑडिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन से ये नहीं पूछेगा कि ऑडिट प्रोसीजर को सीक्वेंस में जमाओ, कौन सी स्टेप पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, इसके लिए नहीं बताइए मैंने ये ऑडिट प्रोसीजर। वो तो आप बिल्कुल इजीली कर लोगे, जिससे आपको पूरी ऑडिट के बारे में पता चल जाए। अब आपके सामने ऑडिट में ऐसे वर्ड्स नहीं आएंगे कि आपको पता ही नहीं चले ये क्या होते हैं। लगभग हर वर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो पूरी ऑडिट के बारे में एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से आप लोग देखते जाना। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा ऑडिट रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। मैंने क्या बताया, ऑडिट वर्ड कहां से आया, एक लैटिन वर्ड से आया। किस लैटिन वर्ड से आया, ओडायर से। उसका मतलब क्या होता है, सुनना। फिर ऑडिट क्या है, एक एग्जामिनेशन है। ऑडिट क्या है, एग्जामिनेशन है। और कैसी एग्जामिनेशन है, सिस्टेमेटिक एग्जामिनेशन है और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ऑडिट क्या एग्जामिनेशन है, किसकी एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन है। ऑडिट एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन है, सिस्टेमेटिक है, क्योंकि ऑडिटर जो भी ऑडिट करेगा वो कैसे करेगा, बिल्कुल उनकी रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करता है। ऑडिटर क्या चेक करेगा क्या नहीं करेगा ये भी हमारा कंपनीज एक्ट और ऐसे के रूल वगैरह बता देते हैं। ऑडिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है। ऑडिटर ऑडिट करने के बाद में ओपिनियन देता है, ट्रू एंड फेयर व्यू पर ओपिनियन देता है, इंडिपेंडेंट तरीके से ऑडिट करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कंपनी की बात करें तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 में दे रखे हैं। 5 चीजें आती है,
P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और जो भी साथ में अटैच किया गया। 3 कंपनियों को CFS बनाने की जरूरत नहीं है, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। मैंने बताया कि ऑडिट है ना, वैसे तो कई प्रकार की होती है। टैक्स ऑडिट हो सकती है, जीएसटी ऑडिट हो सकती है, मैनेजमेंट ऑडिट हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट हो सकती है। अपन यहाँ पर नॉर्मल वाली ऑडिट की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की। 2 चीजें होती है, एक होता है रिपोर्ट, एक होता है सर्टिफिकेट। इसी तरीके से 2 बातें होती है, एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब खुद को विश्वास दिलाना, आश्वस्त करना। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, 100% विश्वास दिलाना। रीजनेबल यानी बिल्कुल सब्सटेंशियली विश्वास दिलाना, 80-90%। तो ऑडिटर क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस या एब्सोल्यूट? रीजनेबल एश्योरेंस। इसलिए ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर रिपोर्ट देता है, अपनी ओपिनियन देता है, किसी भी चीज को सर्टिफाई नहीं करता है। ये मैंने आपको बताया, ओपिनियन देगा, सर्टिफाई नहीं करेगा। अगली बात, ऑडिटर अपनी ओपिनियन कैसे देता है, ट्रू एंड फेयर व्यू पर देता है, ट्रू एंड करेक्ट पर नहीं देता है। ट्रू एंड फेयर इज ब्रॉड देन ट्रू एंड करेक्ट। ट्रू का मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें दिखाई गई है, असेट लायबिलिटी वगैरह, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, उनकी वैल्यू वगैरह सब कुछ सही है। फेयर का मतलब उनका डिस्क्लोजर सही है। एक वर्ड काम में लेंगे, लीगल फ्रेमवर्क। इसका मतलब है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वगैरह, उनके अकॉर्डिंग बनाया गया है। एक वर्ड काम में लेंगे, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब है, मिस स्टेटमेंट का मतलब है एरर एंड फ्रॉड। एरर जो जानबूझकर नहीं की, फ्रॉड जो जानबूझकर किया, और मटेरियल का मतलब बड़ी बड़ी गलतियां, बड़े बड़े फ्रॉड। एक वर्ड काम में आएगा, असेर्शन। असेर्शन का मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया जाता है वो असेर्शन होता है। 2 प्रकार का होता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियरली बताया गया है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी बता दी गई कि 5 लाख रुपए की है, लेकिन अपन ने कुछ चीजें मान ली कि बताया है तो ये वास्तव में होगी, वैल्यू 5 लाख ही होगी, कंपनी की ही होगी, ये अपन ने मान लिया। एक होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल करने का सिस्टम होता है। क्या कंट्रोल करने का सिस्टम होता है, मिस स्टेटमेंट को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है। ये क्या करता है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन करता है। मिस स्टेटमेंट का प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन करता है। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन करने का मतलब क्या है, प्रिवेंशन का मतलब एरर एंड फ्रॉड हो नहीं, और डिटेक्शन का मतलब हो तो भी पता चल जाए। तो ये बनाना किसकी ड्यूटी है, मैनेजमेंट की ड्यूटी है, बढ़िया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना। जैसे इंटरनल ऑडिट करवाते हैं तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही तो है। अब मैं आपको बता रहा हूं कोर ऑडिट प्रोसीजर। मतलब अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया ना, कोर ऑडिट प्रोसीजर को, तो पूरी ऑडिट आपको समझ में आ गई। केवल और केवल अकेले इस वीडियो से आप है ना 7-8 क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आ जाओगे। आपने बाकी का नहीं भी पढ़ा तो केवल इस वीडियो से 7-8 क्वेश्चन करके आ जाओगे आप। वैसे आपको एक बढ़िया सी बात बता दूं, आप है ना ये वाला चैप्टर कर जाना बिल्कुल बढ़िया से, और एक कंपनी ऑडिट वाला चैप्टर कर जाना। ये वाला चैप्टर और कंपनी ऑडिट वाला, अगर आपके पास टाइम नहीं हो, कम टाइम हो, तो बिल्कुल आपको मजे आ जाएंगे, बहुत शानदार वाले मजे आ जाएंगे, और बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। वैसे पढ़कर पूरा जाना। देखो सबसे पहले अपने पास में क्या हुआ, ऑडिट ऑफर हुई। ऑडिट ऑफर होने का मतलब क्लाइंट आया अपने पास कि सर जी ऑडिट करवाना चाहते हैं, तो अपन ने उस पर प्री कंडीशन लगा दी कि भैया ऐसे नहीं करते हम ऑडिट, ये पैसे तो आप डाल लो जेब में, और 2 चीजें आप हमें लिख करके दो कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, जो एफआरएफ है उनके अकॉर्डिंग बनाओगे, हम पर कोई कंडीशन नहीं लगाओगे, जैसे हम चेक करना चाहते हैं वैसे करेंगे। उसने बोला बिल्कुल सर हम आपको करने देंगे। तो बोलेंगे चलो फिर ठीक है, आप पैसे वैसे जमा करा दो। उसने पैसे जमा करा दिए तो इंगेजमेंट लेटर दे देंगे। इंगेजमेंट लेटर में बता देंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कैसे, हम सैंपल बेसिस पर चेक करते हैं, अपनी ओपिनियन वगैरह देते हैं। ये मत मान लेना कि सब कुछ चेक करेंगे, तो वो सारी चीजें अपन क्या करेंगे, बता देंगे। फिर अपन ऑडिट का प्लान बनाएंगे। प्लान का मतलब अपन स्ट्रेटेजी वगैरह बनाते हैं कि कैसे चेक करना है, कैसे नहीं करना है, अपनी टीम मेंबर के साथ बैठकर। फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, देखो किसी बच्चे को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, इंडिविजुअली पढ़ा रहा हूँ किसी बच्चे को या क्लास को, तो पहले अपन लेवल पता करते हैं कि बच्चे इंटेलिजेंट है या कमजोर है। कमजोर बच्चे हैं तो बस इतनी बातें बताते हैं कि बस एग्जाम में पास हो जाए, और इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो नॉलेज देनी पड़ती है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में अपन लेवल पता कर रहे हैं कि एरर फ्रॉड होने की संभावना कम है या ज्यादा है। तो जैसे मैंने बताया, मंदी हो रखी है, डिमोनेटाइजेशन हो रखा है, लॉकडाउन है,
पैसे डूबने की संभावना है, मैनेजमेंट में चेंज हुआ है, तो फिर गलतियां होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। कैसे पता करेंगे अपन आरएपी के बारे में, रिस्क के बारे में कैसे पता करेंगे कि रिस्क कम है या ज्यादा है? अपन आरएपी कर ही क्यों रहे हैं? तीन चीजें पता लगाने के लिए कि जो रिस्क का हमारा लेवल है वो हाई है, मीडियम है या लो है, ये पता लगाने के लिए अपन कर रहे हैं। तो कैसे पता करेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब कंट्रोल का टेस्ट करना, कंट्रोल को चेक करना। कंट्रोल कौन सा? आईसीएस। आईसीएस को चेक करना, तो पता चल जाएगा आईसीएस बेकार है या बढ़िया है। अगर आईसीएस हमारा बेकार होगा तो रिस्क कैसी है? हाई है। और अगर आईसीएस बेकार है, अगर आईसीएस बेकार है तो रिस्क हाई है, और आईसीएस बढ़िया है तो रिस्क हमारी लो है। इसी बेसिस पर अपन सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे। ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही तो एक्चुअल ऑडिट है। जब मैं बच्चों का लेवल पता कर रहा हूं तो पढ़ा थोड़ी रहा हूं। लेवल पता कर लिया कि क्लास कैसी है, अब एक्चुअल में पढ़ाएंगे। तो अपन ने पता कर लिया कि रिस्क कम है या ज्यादा है, पता चला कि रिस्क है ना ज्यादा है। तो अब अपन क्या करेंगे? सैंपल ज्यादा लोगे या कम लोगे? सैंपल अपन ज्यादा लेंगे। मैंने बताया 10 करोड़ डेटर है रिलायंस के पास, तो 10 करोड़ डेटर को चेक करना थोड़ी पॉसिबल है। तो अगर रिस्क ज्यादा है तो अपन 1 करोड़ डेटर को चेक कर लेते हैं। 1 करोड़ भी ज्यादा हो जाएंगे, 50 लाख मान लो। रिस्क ज्यादा है तो 50 लाख को चेक कर लेंगे, रिस्क कम है तो 10 लाख को कर लेंगे। तो 50 लाख को चेक कर रहे हैं। और कैसे चेक करेंगे? मतलब यहाँ पर अपन ने ना सैंपल है ना डिसाइड कर लिए। यहाँ पर अपन ने सैंपल डिसाइड कर लिए कि कम लेंगे या ज्यादा लेंगे या कितने लेंगे। उसके बाद में दो तरीके हैं चेक करने के। एक तो है एनालिटिकल प्रोसीजर। ये सैंपल लेने के तरीके नहीं है, सैंपल तो यहीं पर ले लिया अपन ने, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज को बताऊंगा। एनालिटिकल प्रोसीजर में रेशियो लगाया, ट्रेंड लगाया, कंपैरिजन लगाया, तो अपन को पता चल जाएगा कि ये गलतियां कर रहे हैं क्या। अपना जीपी 25%, बाकी लोगों का 4%। भाई ऐसा क्या जादू कर रहे हो तुम? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है तो फ्रॉड वगैरह किया ही है, लेकिन संभावना तो नजर आती है ना। जैसे मान लो कि हर इंस्टीट्यूट का रिजल्ट गया है 10%, लेकिन कॉमर्स मेरी जान का रिजल्ट चला गया 90%। मतलब 90% बच्चे तो अपने पास हुए हैं और बाकी के इंस्टीट्यूट से 10% बच्चे पास हुए हैं। तो फ्रॉड हो सकता है ना। बच्चों को नकल वकल कराई है हमने, पेपर बच्चों ने नहीं, जेपी सर और अभिषेक सर ने दिया है, ये संभावना हो सकती है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना ऐसा हो। तो ये अपने रेशियो ट्रेंड लगाकर चेक किया। फिर अपन बिल्कुल डिटेल में चेक करते हैं, उस स्पेसिफिक आइटम में जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट को पता चला कि भाई कॉमर्स मेरी जान का 90% रिजल्ट चला गया, तब वो आकर के चेक करेंगे कि भैया ऐसा तुम क्या कराते हो कि 90% चला गया, तुमने नकल वकल कराई है। तो डिटेल में चेक करेंगे। पता चला कि डेटर में गलती है तो डिटेल में जाए, मतलब जीपी में पता चला ना कि अपना जीपी 25% है और बाकी का 4% है, तो डिटेल में जाएंगे। तो वाउचिंग और वेरिफिकेशन किया जाता है। वाउचिंग होता है ट्रांजेक्शन का ध्यान रखना, वेरिफिकेशन होता है असेट लायबिलिटी का। ये मेन पॉइंट आप याद रखना। तो वाउचिंग में क्या चेक करेंगे? जैसे मान लो कि जैसे मान लो परचेज दिखा रखी है 5 लाख रुपए की, तो क्या क्या चेक करोगे? ये अगर हुआ या नहीं हुआ, परचेज हुई या नहीं हुई, इतने ही अमाउंट की हुई क्या, इसी पीरियड के दौरान हुई क्या, परचेज में कोई गलत आइटम तो नहीं जोड़ दिया, रेवेन्यू आइटम ही लिए है ना। ये सब चीजें अपन चेक करते हैं। और असेट लाइबिलिटी में क्या चेक करोगे? लगभग ऐसी ही चीजें असेट लाइबिलिटी में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, वैल्यू सही लगाया क्या, डेप्रिसिएशन सही लगाया क्या, वो सब चीजें। अगली बात, अगली बात है वाउचिंग वेरिफिकेशन वगैरह अपन ने कर लिया। तो ये सब चीजें अपन कर ही क्यों रहे हैं? अपन ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना चाहते हैं। ऑडिट एविडेंस क्या काम में आएंगे? देखो ऑडिटर क्या करेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। तो ऑडिट रिपोर्ट शॉर्ट में मान लो 2 प्रकार की होती है, वैसे आगे बताऊंगा 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है एडवर्स, एक होती है क्लीन। एडवर्स का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करते, और क्लीन का मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं। तो ऑडिटर अगर क्लीन रिपोर्ट दे रहा है तो भी सबूत होने चाहिए, और अगर एडवर्स दे रहा है तो भी सबूत होने चाहिए। तो इन वाउचिंग वेरिफिकेशन से अपन ने सबूत इकट्ठे किए, सबूत सफिशिएंट होने चाहिए। एक चीज को एक जगह से कलेक्ट मत करो, बहुत सारी जगह से कलेक्ट करो, बहुत सारे सबूत होने चाहिए और एप्रोप्रिएट होने चाहिए, बढ़िया वाले सबूत होने चाहिए, छोटे मोटे नहीं होने चाहिए। कैसे सबूत इकट्ठे करेंगे? खुद कर लो, ऑडिटर खुद चेक कर रहा है। दूसरे लोगों पर विश्वास कर लो, ब्रांच ऑडिटर पर, इंटरनल ऑडिटर पर, एक्सपर्ट पर। मैनेजमेंट को ही बोल दो कि आप ही बता दो, आप पर विश्वास कर लूंगा, लेकिन रिटर्न में लिख करके देना पड़ेगा। फिर पता चल जाएगा मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। ये देखेगा मटेरियल मिस स्टेटमेंट है क्या, एमएमएस है क्या। ये शॉर्ट नाम याद रखना, बार बार कम में लूंगा और बार बार फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा। तो अगर
तीन सिचुएशन हो सकती है, मिस स्टेटमेंट नहीं है, दूसरी बात है लेकिन मटेरियल नहीं है, तीसरी बात मटेरियल है। तो अगर मिस स्टेटमेंट नहीं है या है लेकिन मटेरियल नहीं है तब तो क्लीन रिपोर्ट दे देगा, और मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो एडवर्स रिपोर्ट देता है। आगे डिटेल में बताऊंगा ऑडिट रिपोर्ट कई प्रकार की होती है। अगली बात, तो ऑडिट रिपोर्ट बना लेंगे, अभी केवल अपन ड्राफ्ट तैयार करेंगे, फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं करेंगे। फिर उसको बढ़िया से चेक पैक करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह करेंगे, फिर ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर देंगे। साइन कर दिया मतलब मैनेजमेंट को अपन रिपोर्ट दे देंगे। उसके बाद अपन डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेंगे, मतलब मैनेजमेंट से जो पूछा था, जा करके चेक किया था, डेटर से जवाब मंगवाया था, उन सब का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। केस हो गया तो यही काम में आएगा अपने। और फिर भी टाइम टाइम पर अपन इंस्पेक्शन करते रहते हैं, पुराने साल के कागज वागज देख कर कि कुछ गलत तो अपन ने नहीं कर दिया। तो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर था। हैंड रिटन नोट्स की फाइल अलग मिलेगी, पीडीएफ वाली फाइल अपन को अलग मिलेगी। हैंड रिटन वाली फाइल में आपको डेली दूंगा, उसमें मैटर जुड़ता रहेगा। जैसे आज ये एक ही चैप्टर लिखा हुआ है, दूसरा चैप्टर अपना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरीके से फाइल अपन को डेली मिलती रहेगी। ये चैप्टर हो सकता है, ये वीडियो आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हो, हमारे ऐप पर नहीं देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और यदि फुल कोर्स परचेज करना चाहते हैं ऑडिट का तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे कॉमर्स मेरी जान और उसको डाउनलोड करके आपको कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे वो यूजीसी नेट हो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर हो, जूनियर अकाउंटेंट हो या अदर कोई एग्जाम हो, और आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। फुल कोर्स मिलेगा। ये तो हमारा केवल बेसिक वाला वीडियो था और बहुत सारे वीडियो जिसके बाकी है, पूरे वीडियोज ऐप पर अवेलेबल रहेंगे, आप परचेज कर सकते हैं बहुत कम फीस में। आप अकेले ऑडिट की जितनी फीस मान करके चल रहे हैं उससे भी कम फीस में सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। आपको ये लगेगा सारे पैसे तो ऑडिट में ही वसूल हो गए और बाकी के सब्जेक्ट तो फ्री मिल रहे हैं, और हर सब्जेक्ट पढ़ते वक्त आपको इतना ही मिलेगा। और ये जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया, इनके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यदि YouTube पर देख रहे हैं तो नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर सर्च करना कॉमर्स मेरी जान, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेना। अभी के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।